गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, चलते हैं। हम लोग अभी टॉर्क पढ़ेंगे, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना। टॉर्क का मतलब क्या होता है भाई? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का एक इफेक्ट रोटेशनल भी होता है। बॉडी फोर्स क्या कर सकता है? बॉडी को रोटेट भी कर सकता है, घुमा भी सकता है। ये हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं। एक पार्टिकल को घुमाता है तो सर्कुलर मोशन आता है, बहुत सारे पार्टिकल्स घुमाए तो रोटेशनल मोशन आ जाता है ना। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क। टॉर्क आया कहाँ से? तो हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क के बारे में क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड टॉर्क, है ना। एंगुलर मोमेंटम टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है उसी को हम टॉर्क कहते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू एनी एक्सिस। लेकिन एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट होता है ना। विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट हम क्या डिफाइन करते हैं? एंगुलर मोमेंटम को। और विथ रेस्पेक्ट टू एनी एक्सिस किसको डिफाइन करते हैं? टॉर्क को, है ना। किसी एक्सिस से घुमाते हैं किसी बॉडी को। चलिए, अच्छी बात है, आगे चलते हैं। टॉर्क को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ना चाहेंगे। एंगुलर मोमेंटम के बारे में क्या पढ़ते हैं? आर क्रॉस पी वेक्टर मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, यही होता है। ये एंगुलर मोमेंटम है, आर क्रॉस मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड पता करना चाहूं तो कैसे पता करें? इसका मैग्नीट्यूड पता करना चाहते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड पता करना चाहेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे? m स्केलर क्वांटिटी है, बाहर v वेलोसिटी है, यहाँ पे r साइन थीटा ये लिखते हैं। ओके, तो ये जो r साइन थीटा है वो क्या है भाई? r साइन थीटा ये है क्या? जो पोजीशन वेक्टर है उसका परपेंडिकुलर पार्ट, जो मैंने बताया था एक बार, देखे होंगे कि यहाँ पर एक बॉडी इधर मूव कर रही है v वेलोसिटी से, और वो पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहाँ पे हमने खड़ा ऑब्जर्वर खड़ा करके रखा हुआ है। अब ये गाड़ी मान लो यहाँ पे कुछ देर के बाद यहाँ आ जा रही है, अब उसकी वेलोसिटी v है, ये पोजीशन a है, ये पोजीशन b है। तो क्या आ रहा है? r साइन थीटा, ये अगर थीटा है, ठीक है, तो r साइन थीटा ये क्या आ रहा है? d ही तो आ रहा है। ये r साइन थीटा क्या आ रहा है? d आ रहा है। तो r साइन थीटा है क्या? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये अगर r वेक्टर है, इसका r cos थीटा नहीं, r साइन थीटा ये वाला पार्ट, ठीक है। ये क्या है? ये r साइन थीटा, ये कितना एंगल हो गया? π/2 माइनस थीटा, r साइन थीटा ये कंपोनेंट, ये पार्ट। तो मतलब ये जो d कहलाएगा, ये जो d इक्वल टू क्या है? r का परपेंडिकुलर पार्ट आ रहा है, ठीक है। ये r साइन थीटा कहलाता है, r साइन थीटा इसका एक परपेंडिकुलर पार्ट कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? r साइन थीटा। ओके, तो इस कहानी में आप देखिएगा, जिधर बॉडी मूव कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक कंपोनेंट आ जा रहा है, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड r sin थीटा। r, तो यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? m भी परपेंडिकुलर पोजीशन वेक्टर, है ना। जो परपेंडिकुलर पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल पार्ट नहीं, परपेंडिकुलर पार्ट। ये जो d है ये कहलाएगा आपको एंगुलर मोमेंटम। क्या कहलाता है? एंगुलर मोमेंटम। चलिए ठीक है, यहाँ तक हमको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग टॉर्क को डिफाइन करते थे, तो टॉर्क को जब हमने डिफाइन किया तो क्या पढ़ते थे? इंस्टेंटेनियस टॉर्क की बात करें तो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम टाइम के हिसाब से कैसे चेंज करता है उसको हम इंस्टेंटेनियस टॉर्क को पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको डिफाइन किया, इसको डिफरेंशिएट किया तो r लिखा, क्रॉस इसको डिफरेंशिएट किए तो ये आया मास इनटू dv/dt, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आ रहा है। ओके, तो ये क्या आएगा? r क्रॉस फोर्स वेक्टर। चलिए, तो फिर अब यहाँ भी इसका हम मैग्नीट्यूड पता करना चाहेंगे, यहाँ भी इसका हम मैग्नीट्यूड पता करना चाहेंगे। तो क्या पार्ट आ रहा है? टॉर्क की बात करें तो ये आ क्या रहा है? ये आएगा r f साइन थीटा। इसको हम r f साइन थीटा भी लिख सकते हैं या r साइन थीटा इंटू f भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये f साइन थीटा क्या है? f साइन थीटा क्या लिख सकते हैं? r इंटू फोर्स का परपेंडिकुलर पार्ट, ठीक है। सपोज दैट कोई इंटू द प्लेन में एक एक्सिस डाला गया है और यहाँ से एक पतला सा रॉड को हमने अप्लाई किया हुआ है, ओके। और कहीं पर भी हम फोर्स लगा रहे हैं, कहीं पर भी, किसी पॉइंट पे, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, लेकिन ये बात तय है कि यहाँ पर जब फोर्स लगाएंगे तो कम वैल्यू लगाना पड़ेगा, यहाँ फोर्स लगाएंगे क्या होगा? ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जो कुछ भी है, हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं F, ठीक है। और इस रेडियस वेक्टर ये कहलाता है r वेक्टर, और इनटू द प्लेन एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये क्या है? एक्सिस,
एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या कहलाता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो फोर्स अगर थीटा एंगल बना रहा है रेडियस वेक्टर से, तो टॉर्क क्या आएगा? आर क्रॉस एफ, ये इंटू द एक्सिस है, आर क्रॉस एफ। अगर मान लो ये आर वेक्टर इधर है और इसके परपेंडिकुलर आर क्रॉस एफ अगर निकालते हैं तो आउट ऑफ प्लेन आ जा रहा है, आउट ऑफ प्लेन मतलब बाहर आ जा रहा है। तो टॉर्क जो यहाँ पर आएगा आउट ऑफ प्लेन आ जाएगा, दैट इज नोन एज टॉर्क। यहाँ पे ध्यान से समझिए। तो ये जो हमने आर क्रॉस एफ लिखा है वो अच्छे समझिए, एक फोर्स का कंपोनेंट इधर आ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एफ कॉस थीटा। क्या रहा है? एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा की कैपेबिलिटी नहीं है बॉडी को रोटेट करने की, बॉडी को रोटेट करने की कैपेबिलिटी उसकी नहीं है, क्योंकि ये जो एफ कॉस थीटा है वो रेडियस के पैरेलल है। दिस एफ कॉस थीटा इज पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर, सो इट विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क। टॉर्क इसके द्वारा जो होगा वो कितना होगा? 0। चलिए एक और फोर्स का कंपोनेंट पार्ट आ रहा है जिसको हम बोलते हैं एफ साइन थीटा। ये जो एफ साइन थीटा है, यहां से आप क्लियर समझ में आ जाएगा, ये पाई बाई 2 माइनस थीटा है। अब यहां से बात क्लियर कर समझ में आ जाएगी, ये एफ साइन थीटा है, यही पार्ट बॉडी को रोटेट करने में सक्षम है, यही पार्ट। फोर्स का परपेंडिकुलर पार्ट, रेडियस का परपेंडिकुलर पार्ट नहीं, रेडियस तो इधर है भाई, रेडियस का पार्ट इधर, रेडियस तो इधर है, एंगुलर मोमेंटम इसमें यही डिफरेंस है। यहाँ पर रेडियस इधर आ जा रहा है, फोर्स के दो पार्ट हैं, एक इधर एक इधर। तो पैरेलल पार्ट कभी भी रोटेट नहीं कर पाएगा, एंटी पैरेलल पार्ट भी रोटेट नहीं कर पाएगा। जो रोटेट कर पाएगा बॉडी को, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर पार्ट, दैट इज नोन एज एफ साइन थीटा। इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं आर एफ साइन थीटा, और एफ परपेंडिकुलर को हम थ्रस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे थ्रस्ट भी बोलेंगे। जब हमको प्रेशर डिफाइन करना होगा तो प्रेशर डिफाइन करने में हम लोग लिखेंगे प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया, तब यहाँ पे यूज होगा परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, है ना, वहाँ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स को परपेंडिकुलर पार्ट जो होगा वो और रेडियस वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस जो लगेगा वो आउट ऑफ प्लेन आ जाएगा। ये आउट ऑफ प्लेन का साइन है, ये इनटू द प्लेन का साइन, ठीक, क्रॉस इनटू द प्लेन एंड डॉट आउट ऑफ प्लेन, ठीक है। आगे मैग्नेटिक फील्ड में भी इसका यूज करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आपको टॉर्क अब अच्छे समझ में आ गया होगा कि टॉर्क कैसे लगता है। ये रोटेशनल इफेक्ट है फोर्स का। ये क्या है? रोटेशनल इफेक्ट है फोर्स का। फोर्स रोटेट भी कर सकता है। सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ते थे ना कि फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स कैन रोटेट द बॉडी, मतलब कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ भी डायरेक्शन कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस कर रही है ना। तो यहाँ पर भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो कौन कर रहा है? फोर्स कर रहा है। चलिए ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स अगर आ जाए तो नेट टॉर्क कैसे निकालेंगे? मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स एक बॉडी के ऊपर या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो R1 क्रॉस F1, ठीक है। और एक बॉडी की अगर जनरली हम ये सोचें कि एक बॉडी के ऊपर अलग अलग पोजीशन से अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं रोटेट करने के लिए, सिर्फ रोटेट करने के लिए, तो नेट टॉर्क उस बॉडी के ऊपर कितना होगा? R1 F1 है ना, R2 क्रॉस F2, ओके, प्लस ऐसा करते हुए हम बहुत बार जाएंगे, ये क्या होगा? Rn Fn। बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो नेट टॉर्क कितना आएगा? नेट टॉर्क इज इक्वल टू दिस, ये इतना नेट टॉर्क आएगा। एक बात आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए ये नेट टॉर्क इज इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक जनरल फॉर्म लिख सकते हैं R क्रॉस F, याद रखिएगा। तो ये जो नेट आ रहा है, ये नेट किसके बदले आ रहा है? ये नेट फोर्स एक्सटर्नल के बदले आ, जो जितने सारे फोर्सेस हमने किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया है वो सब के सब फोर्सेस क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। ओनली एक्सटर्नल फोर्स कैन रोटेट द बॉडी, इंटरनल फोर्स कैन नॉट रोटेट द बॉडी। इंटरनल फोर्स बॉडी को रोटेट नहीं कर सकता, इसीलिए हमने एक्सटर्नल लिखा है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि ये भी एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है बॉडी के ऊपर में। ये क्या है? एक्सटर्नल टॉर्क। ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी के ऊपर, क्या है? एक्सटर्नल टॉर्क है। एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है बॉडी के ऊपर में, क्या लग रहा है? एक्सटर्नल। हमने क्यों कहा? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ही प्रोड्यूस कर रहा है टॉर्क को, इसीलिए हमने एक्सटर्नल कहा। एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होता है, एक्चुअली एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो टॉर्क लगा, इसीलिए उसको एक्सटर्नल टॉर्क बोलते हैं, ओके। इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट रोटेट द बॉडी, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स में आते हैं तो कैंसिल करेंगे, दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, ओके। एंटी पैरेलल हो जाएंगे। नेट फोर्स के बारे में आप जानते ही हैं कि एक फोर्स इधर काम कर रहा है, एक फोर्स उधर काम कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। नेट इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू 0। सो इंटरनल फोर्स कैन नॉट रोटेट द बॉडी, ओनली एक्सटर्नल फोर्स कैन रोटेट द बॉडी, है ना, याद रखिएगा।
only F external, not F internal can rotate body, क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है बॉडी को, कौन, एक्सटर्नल, नॉट इंटरनल, इंटरनल नहीं रोटेट कर सकता है। ओके ओके अभी हम लोग करना है डिस्कस क्या, मोशन ऑफ द बॉडी व्हेन टू अपोजिटली डायरेक्टेड फोर्सेस आर अप्लाइड टू इट। दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस काम करते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड ने बताया ना, अनइक्वल मैग्नीट्यूड बताया ना, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताया। बोला कि दो अपोजिटली डायरेक्टेड फोर्सेस आर अप्लाइड टू ए बॉडी, देयर व्हाट आर द इफेक्ट्स, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं मोशन पे। व्हेन पहला केस हम ये लेते हैं कि मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर में दो इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक फोर्स इधर काम कर रहा है और एक फोर्स इधर काम कर रहा है। ऑन द सेम लाइन बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सेम लाइन। ये फोर्स नेगेटिव में है, ये फोर्स अपोजिट में है। सेम फोर्सेस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं पहला कंडीशन में, सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सेम लाइन, है ना, क्या लिखेंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम लाइन। क्या करते हैं, एक्ट ऑन सेम लाइन, सेम लाइन में क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा इस पे असर, बताइए, अब क्या होगा, ये फोर्स वेक्टर है F, ये है माइनस F, क्या होगा इस पे असर, सेम लाइन पे काम कर रहा है, मतलब सेम बॉडी पे कर रहा है, सेम लाइन पे काम कर रहा है, लेकिन इस बॉडी का नेट फोर्स क्या होगा, इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ F नेट की बात करें, अगर हम यहाँ पे F नेट की बात करें तो क्या आ रहा है, F इस डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ रहा है, माइनस F आ रहा है, दैट इज इक्वल टू जीरो फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर। बॉडी के ऊपर में क्या लग रहा है, जीरो फोर्स लग रहा है, मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो, अनएक्सेलरेटेड है। तो अगर अनएक्सेलरेटेड है तो बॉडी, इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी इज आइदर एट रेस्ट, बॉडी क्या है, या तो पूरी तरह से रुकी हुई है, और मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी हो सकता है, मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी क्या कर सकता है फिर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मूव कर सकता है, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन यहाँ जीरो बताया, मतलब एक्चुअली बताया क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो बताया, मतलब dv बाई dt को जीरो बताया, मतलब dv बाई dt को जीरो बताया, ये तो जीरो होने से रहा, मतलब चेंज इन, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। बॉडी क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन है, बॉडी का यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, यूनिफॉर्म मोशन हो, एक ही बात है। बॉडी विल ट्राई टू मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एंड अनटिल एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। बॉडी को नेट फोर्स इक्वल टू जीरो ही तो है, तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता हुआ रह जाएगा, या नहीं तो रेस्ट पर ही रह जाएगा। तो नेट फोर्स जो है दो ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, या तो पूरी तरह उसको रेस्ट पे रख सकता है, या नहीं तो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवा सकता है। ओके, मान लो कोई बॉडी रेस्ट पर है, अचानक कुछ वेलोसिटी हमें दे दिया इसको, मान लो दो फोर्सेस के बीच में, दो अपोजिट फोर्सेस काम करें बॉडी के ऊपर में और रेस्ट पे हो, थोड़ा सा अगर वेलोसिटी हमने दे दिया, थोड़ा सा हमने वेलोसिटी दे दिया, इसकी वेलोसिटी जो होगी वही रहता रह जाएगा, बशर्ते इसके ऊपर में कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। तो कोई फोर्स एक्सटर्नल काम नहीं करना चाहिए तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रह जाएगा। यहाँ पे देखिए लाइन का बहुत बड़ा इंपोर्टेंट रोल है। यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस काम तो कर रहा है लेकिन सेम लाइन पे काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे रोटेशनल इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा। टॉर्क यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, बॉडी रोटेट नहीं कर पाएगा।
बॉडी कैन नॉट रोटेट, बॉडी को रोटेट करना मुश्किल ही नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट भी करेगा तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। बॉडी रोटेट नहीं करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में बॉडी क्या है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेटरी इक्विलिब्रियम में भी है। देखिए नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0, एफ नेट इज इक्वल टू 0, सॉरी नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। एफ नेट भी क्या है रहा है, एफ नेट भी क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। एक्सटर्नल ही तो मान, इसको एक्सटर्नल ही मान लेते हैं, है ना, एक्सटर्नल है, ये भी एक्सटर्नल मान लीजिए, ये सब के सब क्या है, 0 है, दोनों के दोनों 0 है। इसका मतलब ये हुआ बॉडी इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेटरी इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है बॉडी क्या है, बॉडी इज इन रोटेशनल, रोटेटरी, है ना, रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। ओके, ना इक्विलिब्रियम, ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, बॉडी को ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब होता है नेट फोर्स इक्वल टू 0, नेट वेलोसिटी नहीं। यहाँ पे नेट वेलोसिटी क्या है, 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि नेट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, बॉडी मूव नहीं कर रहा। ओके, अगर रेस्ट पे कर दिया तो ठीक है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में भी है ना। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स क्या होना है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स का मतलब ये नहीं कि बॉडी रेस्ट पे ही हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर सकता है। ओके, चलिए ठीक है, बॉडी इज इन रोटेटरी एज वेल एज ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। नेट टॉर्क भी 0 आ रहा है, यहाँ पे कोई टॉर्क ही नहीं काम करेगा, यहाँ पे कोई टॉर्क ही काम नहीं करेगा, है ना, क्योंकि फोर्स जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। फोर्स इज इंटरसेक्टिंग विद एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेट फोर्स, दूसरा लॉजिक क्या, दूसरा कारण क्या है, नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स ही 0 आ रहा है, इसीलिए नेट टॉर्क भी 0 आ जाए, है ना। चलिए ओके, अब हम लोग केस डिस्कस करेंगे अनइक्वल फोर्सेस ऑन द बॉडी। मान लो इधर F2 हमने फोर्स अप्लाई किया, डायरेक्शन पता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन में इधर मैंने F1 किया, इस डायरेक्शन में F2, इस डायरेक्शन में F1, है ना। अनइक्वल फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी। अब कहानी क्या है, अनइक्वल फोर्सेस act on bodies, on any body, है ना। unequal forces act on a body, ठीक है। unequal forces काम करेंगे बॉडी पे ऑन सेम लाइन पे काम कर रहा है, ऑन सेम लाइन ऑफ एक्शन, ऑन सेम लाइन ऑफ एक्शन, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। सेम लाइन पे दोनों फोर्सेस काम कर रहे हैं। पहले इस केस में आप ये समझो कि F2 इज नॉट इक्वल टू F1, F1 और F2 इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं हम मान के चलेंगे। इफ F2 इज ग्रेटर देन F1, if F2 is greater than F1, it means body is accelerating towards right, but if F1 is greater than F2, then body is accelerating towards left। इस साइड में निगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा और इधर पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्योंकि हमने पॉजिटिव डायरेक्शन माना है, इसको हमने पॉजिटिव माना, इसलिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ रहा है। इधर अगर हमने काम किया तो निगेटिव एक्सेलरेशन काम करेगा। तो निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब F1 इज ग्रेटर देन F2 तो निगेटिव एक्सेलरेशन, F2 इज ग्रेटर देन F1 पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि हम डायरेक्शन मान लिए, डायरेक्शन की वजह से हमने एक्सेलरेशन इधर मान के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये सब दिक्कत नहीं है तो आप इस बात को समझिए कि बॉडी अब इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। कैसा इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। अगर हम यहाँ पे F नेट की बात करें
तो एफ नेट अब होगा क्या, एफ नेट इज इक्वल टू F2 माइनस F1, ये मैग्नीट्यूड होगा, है ना। तो इसमें अगर एफ इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो अगर इस तरह से फोर्स मैग्नीट्यूड की बात करें इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस माइनस मान लो F1 ग्रेटर देन F2 है तो इधर डायरेक्शन हो जाए, तो हमने इस तरह से एफ नेट की डायरेक्शन बताया। बॉडी विल एक्सेलरेट, बॉडी विल क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, और इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी का कुछ न कुछ एक्सेलरेशन भी होगा भाई। इसका मतलब क्या होगा, बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, एफ नेट बाई टोटल एम मास, है ना। तो एफ नेट की बात आपको पता ही है कि क्या है एफ नेट, F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द बॉडी या मास ऑफ द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, है ना। इसको एक्सटर्नल सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं, है ना, सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं। ये इस तरह से हम सोच सकते हैं। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, इट मींस बॉडी इज एक्सेलरेटेड, बॉडी अगर एक्सेलरेटेड है, बॉडी के ऊपर नेट फोर्स भी इक्वल टू जीरो नहीं है, इसका मतलब बॉडी जो है वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में नहीं है। बॉडी जो है क्या है, नॉट इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, क्या है, नॉट इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, बॉडी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में नहीं है। इस सिचुएशन में बॉडी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में नहीं, क्योंकि नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है, बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है, बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्या ये रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है, क्या ये रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है या नहीं। नेट फोर्स यहाँ इक्वल टू जीरो नहीं है, एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ देखो एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन जो एफ नेट है, अगर मैं रोटेटरी इक्विलिब्रियम की बात करूं, अगर मान लो ये ओमेगा से घूमना भी चाहे तो कैसे घूमेगा, कैसे घूमेगा, नेट फोर्स इसको एक्सिस को इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है। नेट फोर्स इस बॉडी के ऊपर, इसका मास कैपिटल एम है, इस बॉडी के एक्सिस को इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है, तो कैसे रोटेट करेगा भाई। तो नेट फोर्स इक्वल टू जीरो नहीं है, बट इसके बावजूद बॉडी जो है, बॉडी के ऊपर में नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, इसके बावजूद बॉडी क्या है, रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये जो नेट फोर्स आ रहा है ये बॉडी को रोटेट नहीं कर पा रहा है, इट इज इनकैपेबल टू रोटेट द बॉडी बिकॉज इट इज इंटरसेक्टिंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉडी, है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी इसको इंटरसेक्ट कर रहा है फोर्स, इसलिए ये क्या कर रहा है, रोटेशनल इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। नेट फोर्स कैनॉट एक्सेलरेट, कैनॉट रोटेट द बॉडी, कैनॉट प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन इन इट, उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ओके। इसीलिए नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। बॉडी क्या है, इसका मतलब बॉडी क्या है, बॉडी इज इन रोटेटरी इक्विलिब्रियम, रोटेटरी इक्विलिब्रियम, है ना। कभी भी आप याद रखिएगा कि अगर कोई बॉडी रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो पे है, नेट टॉर्क क्या है, इक्वल टू जीरो पे है। तो नेट टॉर्क आप ले सकते हैं, टॉर्क इन एक्स डायरेक्शन, टॉर्क इन क्या ले सकते हैं, वाई डायरेक्शन, क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इन जेड डायरेक्शन, यही तो लिख सकते हैं। ये इक्वल टू जीरो बताएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है तो ये भी इक्वल टू जीरो आएगा। टॉर्क इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, टॉर्क इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, टॉर्क इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, ऑल इज जीरो। जिस तरह से अगर बोलते थे कि नेट फोर्स इक्वल टू जीरो है, तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, फोर्स इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली हम टॉर्क अगर इक्वल टू जीरो बताते हैं तो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में टॉर्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी अगर जीरो है तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन इक्वल टू जीरो होगा। एक्सेलरेशन नेट अगर इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन नेक्स्ट डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो एंड एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन इज आल्सो इक्वल टू जीरो। नेट का मतलब यही होता है, इस चीज को आप लोग समझिए, क्योंकि ये नेट फोर्स ये रोटेट कर सकता था बॉडी को, लेकिन ये फोर्सेस जो हैं वो सेम लाइन पे काम कर रहे हैं, याद रखिएगा सेम लाइन पे काम कर रहे हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था इक्वल अपोजिट फोर्स, वो भी रोटेट कर सकता था, बशर्ते वो सेम लाइन पे नहीं रहता, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, आप देखेंगे, ओके।